तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम बैक एपिसोड जहाँ पर हम सब आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपके मतलब की बात। आज थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोग लेट हो गए। एनीवेज, मैं हर अल्टरनेट डेज लाइव आती हूँ और आप लोगों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, सॉरी, फीडबैक, एक सेकंड मुझे टाइम देना। आप लोगों का पॉजिटिव, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके तक एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी बहुत कम शब्दों में, बड़े उचित ढंग से, संक्षेप में हम आपके सामने पेश कर सके। और जो ये लाइव शो है उसमें आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस मोर देन वेलकम है और हमको बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कि आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिकल अफेयर्स में, देश में क्या चल रहा है इन अफेयर्स में, मुद्दों पे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, इन मुद्दों में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो 2 ही वीक में 100 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे ख्याल से। आप लोग इसको सजेस्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और आप इस चैनल को देखिए और समझिए और अपने सजेशंस दे दीजिए, जो मोर देन वेलकम है। अ, ये चैनल जो है आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के जो है इंटरेस्ट की वजह से इतना आगे बढ़ पाया है। विद इन 2 वीक्स जो है इतने सारे वीडियोस डले हैं, सारे ही वीडियोस वॉच लिस्ट में है। आप परी चौहान देश की जनता करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप लिखिए परी चौहान देश की जनता और सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशन में, जिससे आपको सारे ही वीडियो मिल सके। और बहुत खुशी है कि आप लोग हम लोगों के साथ हैं, और हम लोग बड़े खुश हैं कि आप लोग उतना ही इंटरेस्ट ले रहे हैं जितना इंटरेस्ट हमें आपको बताने में जानकारी आ रहा है। और इतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको भी आ रहा है, ये बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो हम लोग डेली ही ऑनलाइन आने की कोशिश करें, और यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइव चिट चैट करने की, लाइव डिस्कशंस की, लाइव डिबेट्स की हम लोग बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। बहुत बातें हो गई है, थोड़ा सा लेट हो गए कनेक्शन की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ठीक है, आई एम परी चौहान एंड वेलकम टू परी शो। मोदी जी ने जो है दुनिया का ध्यान जो है राफेल पे आकर्षित कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि कल राफेल इंडक्शन का भव्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ, और भव्य कार्यक्रम इस तरीके से हुआ कि देखते ही बनता है। बहुत एक शान और शौकत के साथ में राफेल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया सेना में। हमारे पास में 5 राफेल है, और वैसे हमें 12 क्वाड्रेंट की जरूरत थी, लेकिन अभी 12 क्वाड्रेंट्स तो पॉसिबल नहीं। एक क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया 18 से 20 लड़ाकू विमानों की जरूरत होती है, लेकिन 12 क्वाड्रेंट्स तो पॉसिबल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी 5 जो है हमारे पास में राफेल आ गए हैं, और बिल्कुल राफेल का एक भव्य चित्रण और राफेल का एक खतरनाक जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे पता नहीं क्या चीज हाथ में लग गई है हमारे। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि पता नहीं कौन से बाबा जी की बूटी हाथ में लग गई है। उसके बाद में मोदी जी ने देश का ध्यान कंगना वाले टॉपिक पे लगाकर, कंगना वाले टॉपिक पे ध्यान खींच के, ट्विटर पे जो कंगना लगातार लिख रही है, एक बेरोजगार की तरह लगातार ट्विटर पे लगी हुई है, जिसमें तू तड़ाक की लैंग्वेज है, जिसमें एक बदतमीजी वाली लैंग्वेज है, जिसमें एक पूरी तरह से कहे तो हम धमकाने वाली बात है। और ये तेवर जो है कंगना के तेवर है, ये Y+ सिक्योरिटी के नतीजा है। जो कंगना के तेवर है, ये तेवर जो है वो गृह मंत्रालय का नतीजा है। जो कंगना के तेवर है वो उसको एक क्वीन की तरह प्रोजेक्ट कर रही है, किया जा रहा है, और एक क्वीन की तरह, एक महारानी की तरह तेवर बढ़ गए हैं कंगना के। इसके पहले आमिर खान और उनकी वाइफ किरण राव ने भी कहा था कि मुंबई में डर लगता है, बच्चों की लाइफ के लिए, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए डर लगता है। इसी तरह का कुछ बयान इसके पहले आमिर खान जी ने भी दिया था, लेकिन उस समय उनको ट्रोलिंग किया गया, और कई सारे बीजेपी के नेताओं ने, RSS के नेताओं ने उनसे कहा था कि आप पाकिस्तान चले जाइए। लेकिन कंगना जो मुंबई को POK कह रही है, कंगना को उसे
Y+ सिक्योरिटी दी गई जो पब्लिक के पैसों से है, जिसपे टीएमसी नेता जो है हमारी महुआ मोइत्रा, जो टीएमसी की नेता है, तृणमूल कांग्रेस की नेता है महुआ मोइत्रा, उन्होंने जो है आपत्ति जताई है। उन्होंने ये बताया है कि कंगना जो एक आर्टिस्ट है, जो एक एक्ट्रेस है, उसे एक्टिंग करनी चाहिए और एक एक्ट्रेस को राजनीतिक पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर उसे राजनीति में आना है, राजनीतिक पचड़ों में पड़ना है, तो कम से कम Y+ सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जहां नेताओं को या राजनीति से जुड़े हुए लोगों को या जिन महिलाओं को वास्तव में जान का जोखिम है, उनको भी अगर 1-2 पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए चाहिए हैं तो महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। तो कॉग्निशन लेके बिल्कुल अपनी तरफ से गृह मंत्रालय ने कंगना को कैसे Y+ सिक्योरिटी दे दी, इसको लेके जो है काफी ज्यादा हुज्जत हो रही है, ट्विटर वॉर्स चल रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने तो कंगना को उल्टी पुल्टी लैंग्वेज कह दी। मैं वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों को बताना है तो हराम खोर जो है कंगना को कहा गया है। और काफी सारे एक्टर्स, सोनू सूद है जिन्होंने कहा कि सलामी करोगे तो सलामी मिलेगी। उसके बाद में रेणुका शहाणे, उसके बाद में पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस है, चोपड़ा, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने जो है, दिया मिर्जा, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने कंगना के इस पीओके वाले बयान, पाक अधिकृत कश्मीर वाले बयान, जिन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर, मुंबई को समझा और मुंबई पुलिस पे अपनी एक भरोसा नहीं है और मुंबई में जान का उनको खतरा लगता है, जिसपे संजय राउत ने उनको हरामखोर कहा। ये सारा मैटर शायद आपको पता होगा, लेकिन एक कंगना की बातों से एक दोगलापन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन गई है और उन्होंने अपने ऑफिस की तुलना मंदिर से कर दी। अगर उनका ऑफिस मंदिर है तो दुनिया की हर लड़की का ऑफिस मंदिर हो जाएगा, और ऐसे करते करते दुनिया में पता नहीं कितने राम मंदिर बन जाएंगे। उसने अपने ऑफिस की तुलना जो है राम मंदिर से कर दी है। इसके पहले भी कंगना बेबाकी के लिए और बदतमीजियों के लिए जानी जाती है। ठीक है, बेबाकी करना अच्छी बात है, लेकिन बड़े और छोटों का लिहाज होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस तरह से एक्ट्रेस की जो तमीज है और तहजीब है, वो एक तरीके से सोशल मीडिया पे काफी क्रिटिसाइज हो रही है। काफी नेता और काफी प्रवक्ता जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि कंगना जो है शिवसेना के नेताओं को, शिवसेना को भड़काने के लिए ऐसा जानबूझकर कर रही है। और हाईकोर्ट ने हालांकि उनके बीएमसी को आदेश देकर उनके ऑफिस का जो बुलडोजर या उनके ऑफिस को ढहाने का जो काम था वो रोक दिया है। कल परसों की बात है, परसों शाम की बात है। तो उसके बाद में उनके वकील ने कहा है कि मुझे फाइल तैयार करने के समय चाहिए, कोर्ट में कहा गया, क्योंकि मेरी क्लाइंट कल ही आई है, तो मुझे जो सारा फाइल और सारा चिट्ठा तैयार करने के लिए टाइम चाहिए। उनके वकील ने टाइम मांगा है। लेकिन ये चीज तो माननी पड़ेगी कि कंगना जो है ऑपरेशन ब्लैक कमल को महाराष्ट्र में एक्टिवेट करने के लिए बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि इससे पहले शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी। लेकिन जब से हम देखते हैं कि जब से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार बनी और उद्धव ठाकरे सीएम बने, तब से ये बात बीजेपी को ज्यादा हजम नहीं हो रही है और बीजेपी जो है इसको डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी की जो भूख है, बीजेपी की एक जो भूख है मुंबई को लेकर, बीजेपी की जो भूख है महाराष्ट्र को लेकर, एक मुंबई जो इकोनॉमिक कैपिटल है और महाराष्ट्र जो इतना ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव स्टेट है, तो मुंबई की जो भूख है बीजेपी के अंदर वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और कंगना जो है एक प्यादा बनी हुई है। इस सब में कंगना एक प्यादे का रोल अदा कर रही है और एक कंगना एक प्यादा बनी हुई है और अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलकर एक महिला साबित करने की कोशिश कर रही है। और पूरे सोशल मीडिया में उनको एक महिला के नाम पर जो है एक विक्टिम, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 95 इयर्स ओल्ड महिला का रेप हो गया है। मतलब 95 साल की महिला दिल्ली के पास में, उसका रेप हो गया है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली एक शायद Y+ सिक्योरिटी नहीं थी या किसी तरह की पुलिस को अवेयरनेस नहीं थी कि जो इस तरह के लगातार रेप जो है दिल्ली, यूपी में हो रहे हैं। यूपी में पिछले हफ्तों में लगभग 3 से 4 लगातार नॉन स्टॉप रेप हुए। तो इन लोगों को, ये महिलाएं जो हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, इनके सुरक्षा के लिए क्या
पुलिस या कोई स्पेशल पुलिस फोर्स 24 घंटे तैनात हो सकती है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी तो महिलाएं हैं, इनकी भी तो, इनकी लाइफ में कभी भी किसी भी रेप हो सकता है। और हम देख देश में महिलाओं के रेप की संख्या पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तो इन महिलाओं के साथ में कभी भी रेप हो जाएंगे, तो क्या इन महिलाओं के रेप को रोकने के लिए क्या हमारी पुलिस कभी एक्टिवेट स्पोक्स पर्सन है या प्रवक्ता है, ऐसा क्या खास है कि वो जो है उद्धव ठाकरे को नपुंसक के ट्विटर पे ट्रेंड चला रही है। अर्नब गोस्वामी की टीम जो है वो नपुंसक, उद्धव ठाकरे नपुंसक है करके इनकी पीआर एजेंसीज जो है ट्रेंड चला रही है कि उद्धव ठाकरे नपुंसक है। और ये इस तरह से बदतमीजी से जो है ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। एक राज्य के सीएम के लिए इस तरह से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे तू नपुंसक है, उद्धव ठाकरे तू ये है, तू वो है। और आज शायद वो कंगना की बीफ खाना ट्वीट भी बहुत वायरल हो रही है, जिसमें कंगना कहती है कि बीफ खाना गलत नहीं है, जहां फिर उनके सूत्रों से पता चला या जानकारी फिर उन्होंने ट्वीट करके लिखी कि कंगना तो पिछले 6 सालों से शाकाहारी है या 10 सालों से कुछ समथिंग शाकाहारी, व्हाटएवर। खैर, लेकिन कंगना अगर महिला है तो रिया चक्रवर्ती भी महिला है, और महिला होने के साथ साथ जो है रिया का भी जो महिला होने का स्वाभिमान है, वो हमारे देश की सत्ता को या हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था को बचा के रखना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने पहले एक्शन ले लिया रिया के खिलाफ, माइंड अपना मेकअप कर लिया कि वो ड्रगिस्ट है, वो मर्डरर है, वो विच है, वो गोल्ड डिगर है, वो जो है पैरासाइट है या व्हाटएवर। और ये नहीं सोचा कि वो प्यार में भी हो सकती है, वो किसी के रिलेशन में भी हो सकती थी। ऐसा बिना सोचे समझे हमने ये नहीं समझा कि रिया कभी प्यार में भी है, और या रिया एक महिला भी है। और एक महिला होने के नाते जब वो लिव इन में अपने पार्टनर के साथ रह रही है, तो उसके ये सोशल राइट्स है कि वो अपने पार्टनर का कार्ड इस्तेमाल कर रही है, जो भी है। अगर वो वाइफ होती या अगर वाइफ होती सुशांत की, तो शायद पूरी दुनिया को हमदर्दी होती है उसके साथ में, पूरे देश को हमदर्दी होती है। लेकिन क्यों, वो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसके साथ में किसी की हमदर्दी नहीं है। उल्टा उसी के ऊपर जो है तीखी टिप्पणियां, तीखे व्यंग जो है मीडिया कर रही है, सरकारें करे जा रही है। और उनको पहले उन पे एक्शन ले लिया गया, और फिर उनका अब क्या सेक्शन लगेगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो जो एक मतलब अपने आप में एक स्ट्रेंज इशू है, बहुत आश्चर्य का इशू है, जिसके बारे में मैं कमेंटबाजी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, जरूर कंगना के इस तरह के भड़कावे से महाराष्ट्र में राज्यपाल जो है, महाराष्ट्र के जो भगत सिंह कोश्यारी जो है, वो राज्यपाल साहब राष्ट्रपति शासन जरूर लगा सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन मतलब आप समझ सकते हैं डायरेक्टली केंद्र की सत्ता, तो डायरेक्टली केंद्र की सत्ता लग जाएगी। और महाराष्ट्र शासन पे निशाना साधा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कंगना के थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिराना चाहती है, क्योंकि इस बार बीजेपी को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। और जैसे बीजेपी हर स्टेट में अपनी सरकार बनाने के लिए और दूसरी पार्टियों की सरकारें गिराने के लिए एक्सपर्ट समझी जाती है, एक मास्टरमाइंड समझी जाती है, इस बार जो है एक मोदी जी ने नया गेम खेला है। और ये बीजेपी का दाव जो पड़ा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं शिवसेना पूरी तरह जकड़ी हुई नजर आ रही है, अकड़ी हुई नजर आ रही है। और शिवसेना उसमें कहीं ना कहीं जो है मोदी जी के जाल में और अमित शाह जी के जाल में फंसती नजर आ रही है, ये कम से कम कहा जा सकता है। जहां रिया एक छोटे से गांजे के इशू में जो है ड्रगिस्ट बन गई है, वही कंगना मुंबई के खिलाफ देशद्रोही के जैसे बयान देकर, देशद्रोहियों की तरह बयान देकर वो एक राष्ट्रभक्त बन गई है। और बीजेपी सत्ताधारी पार्टी की एकदम खासम खास बन गई है। तो ये चीज समझने वाली बात है कि कैसे कोई मुंबई के खिलाफ, मुंबई जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, उसको पाक अधिकृत कश्मीर बोल के कैसे आप देशभक्त बन सकते हो, ये समझ के बाहर की बात है। क्योंकि कोई भी इंसान मुंबई को ऐसे नहीं कह सकता है, कम से कम वो इंसान जो मुंबई में जीरो था और मुंबई में दर दर की ठोकरें खा रहा था, घाट घाट का पानी पी रहा था मुंबई में, और फिर मुंबई ने ही उसको सफलता दी, भले ही जिस तरीके से दी, मुंबई ने ही सफलता दी।
तो कम से कम वो व्यक्ति विशेष तो मुंबई के बारे में बुरा नहीं कह सकता है, और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मोदी जी का गेम है, और अब देखते हैं कि किस तरीके से। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ये गेम रुकने वाला नहीं है। ये जो चाल चली है मोदी जी ने, रुकने वाली नहीं है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आगे आने वाले बिहार इलेक्शंस में मोदी जी की जो पार्टी की स्टार फेस होगी, स्टार प्रचारक जो है वो कंगना रनावत हो सकती है। तो आपको पता है ये वही कंगना रनावत है जिसपे खुद अपने बॉयफ्रेंड्स ने, आपको अगर याद होगा, आप अगर पुराने वीडियो देखेंगे, बॉयफ्रेंड्स के मम्मीज ने, बॉयफ्रेंड्स के पापाज ने जो है ड्रगिस्ट होने के आरोप लगाए थे, झगड़ालू होने के आरोप लगाए थे। ये वही कंगना रनावत है जिसको ड्रगिस्ट कहा गया, जिसको जिसको कहा गया कि ये ड्रग लेके झगड़ती है, या ये काला जादू करती है, या पता नहीं कौन सा जादू करती है, चुड़ैल कहा गया, और कहा गया कि विच है, और पता नहीं क्या क्या है कहा गया। ये वही कंगना रनावत है जो अपने आप को फेमिनिस्ट बताती है, जो महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली बताती है अपने आप को। तो अब कंगना रनावत की आवाज कहाँ गई, जब यूपी में इतने ज्यादा रेप हो रहे हैं। यूपी में इतने, आप देख रहे हैं कि यूपी में हर दिन ऑलमोस्ट रेप हो रहा है। कभी इक्का दुक्का जो है दिन खाली चले जाए हफ्ते में तो ठीक है, लेकिन लगातार यूपी में रेप हो रहे हैं। तब कंगना रनावत कहाँ जाती है, जब देश में इतनी सारी गर्ल्स है जिनके जिनके बारे में कोई सुविधा या कोई संस्था कंगना रनावत मुहैया करा सकती है, तो तब उनकी आंखें नहीं खुलती। जबकि वो ऑपरेशन ब्लैक कमल को एस्टैब्लिश करने के लिए महाराष्ट्र में लगी रहती है। और तो और उद्धव ठाकरे जी को, एक सीएम को उन्होंने बाबर बता दिया, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम कह सकते हैं, दंगे भी भड़क सकते हैं। ऐसा कहने पे जो इस तरह की जो आरएसएस वाली लैंग्वेज है, करणी सेना वाली लैंग्वेज है, जो बीजेपी की लैंग्वेज है, वो एग्जैक्टली एज इट इज लैंग्वेज जो है कंगना रनावत मैडम को सिखाई गई है। और वो सिमिलर वर्ड्स का, सिमिलर वोकेबुलरी का, सिमिलर चीजों का जो है प्रयोग कर रही है, जिससे कि दंगे भड़कते हैं। आपको पता है दंगे कैसे भड़काए जाते हैं। और इस तरह का जो ट्विटर वॉर है, वो लगातार दिन भर जो ट्विटर पे बैठी रहती है, ट्विटर वॉर खेलती रहती है, ट्विटर वॉर खेलती रहती है। तो आपको पता है कि क्या इस तरह की ट्विटर वॉर्स में क्या हो सकता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और लगातार ये फैन फॉलोइंग बढ़ाने का तरीका भी हो सकता है। और कंगना ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि मैं अपने मणिकर्णिका फिल्म से पहली फिल्म अयोध्या बना रही थी, लेकिन अब मैं अयोध्या के साथ साथ जो है मैं बाबर के ऊपर भी फिल्म बनाऊंगी। और दुनिया भर की बातें, तमाम बातें, आपको पता है कि वो बेतुकी बातें करने के लिए मशहूर है, फेमस है। और ऐसा बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह का केस भी जो है एक कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट था, इसीलिए कंगना रनावत बढ़ चढ़ के सामने। कंगना रनावत से कहा गया आज से 2.5 महीने से जो सुशांत सिंह की बात किया करती थी, सुशांत सिंह की मौत के बारे में बात किया करती थी, जो सुशांत सिंह के साथ अन्याय की बात किया करती थी, जो सुशांत सिंह के एक स्टार होने पे बात किया करती थी, जैसे कंगना रनावत ने खुद सुशांत सिंह को स्टार बना दिया हो, जो सुशांत सिंह के साथ में एक थी, जैसे खुद ने 50 स्टार लॉन्च कर दिए हो सुशांत। जबकि मैं आपको बता दूं सुशांत सिंह आउटसाइडर है, और उनको आउटसाइडर होने के बावजूद भी उन्होंने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में काम किया है, और अच्छी तरीके से काम किया। लेकिन कभी कभी वैचारिक मतभेद होते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज और सुशांत सिंह के बीच में वैचारिक मतभेद हो गए, तो जो कभी भी हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है। उसके लिए बॉलीवुड वाली इंडस्ट्री होना जरूरी नहीं है। वैचारिक मतभेद कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, किसी भी फ्रंट पे हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। खैर, लेकिन वो कंगना रनावत जो मैगजीन्स पढ़ पढ़ के जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को उकसाने, भड़काने और महाराष्ट्र की जनता को भड़काने का काम किया करती थी नेपोटिज्म के नाम पे, अब वो कहीं सुशांत सिंह गायब हो गए हैं, और वो खुद जो है वो भड़क भाषण जो है खुद ही बैठ के पढ़ रही है। और रिया को तो देश ने बता ही दिया कि गोल्ड डिगर है, और महिला होने का उनका पूरा जो एक स्वाभिमान है उसको तार तार पूरे देश ने कर दिया है। जहां दूसरी तरफ कंगना रनावत को महिला होने की वजह से Y+ की सिक्योरिटी मिल गई है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। देश में जो है खाने के लिए नहीं है लोगों के पास में, नौकरियां जा रही है, कम से कम 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई पिछले 2 महीने में। 2.5 करोड़ नौकरियां बहुत ज्यादा होती है जो चली गई है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात मैं कर रही हूँ, अनऑर्गेनाइज तो पहले से ही गया, मतलब अनऑर्गेनाइज तो पहले से ही गया हुआ है। मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रही हूँ, जिनको अच्छी खासी सैलरीज मिल रही थी, और लोग अब पीएफ निकाल रहे हैं। लोगों ने जो अपने पैसे रखे हुए थे, जो किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, किसी ने
अपने मकान के लिए रखे थे, किसी ने अपने रिटायरमेंट के बाद रखे थे, वो पैसे निकाल के अब लोग काम कर रहे हैं। और पीएफ ऑफिस से खबर आ रही है कि पिछले 2 महीनों में 1 लाख के आसपास लोगों ने अपने, पिछले 1.5 महीने में 1 लाख के आसपास लोगों ने अपने पीएफ फंड निकाल लिया। किसी की बेटी ऑपरेशन है, किसी को घर में खर्चा चलाना है, किसी को अलग अलग तरीके की तंगी है, किसी की जॉब चली गई है, किसी को जॉब है सैलरी नहीं मिल रही है। हर सेक्टर को जो है कोविड-19 के चलते हर सेक्टर जो है कहीं ना कहीं जो है इस तरह की मंदी का शिकार बना हुआ है। कोविड-19 के चलते कहीं ना कहीं जो है परेशानियां हैं लोगों के अंदर, लोग जो है अपनी भुखमरी के मारे और बेरोजगारी के मारे परेशान है। लेकिन यहाँ पर कंगना रनावत जैसे लोग हैं, जैसे मोदी जी जैसे लोग हैं, अमित शाह जैसे लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। और ये इस तरह की अर्नब गोस्वामी, आप अर्नब गोस्वामी का आप देखिए कल का डिबेट, ए तू इस तरह का जो है, इसको पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी कहता है, जो पूरी तरह से पगलाया हुआ है। पहले रिया के पीछे पड़ा हुआ था, अब कंगना रनावत के फेवर में आके बैठा हुआ है। कंगना रनावत को एकदम विक्टिम बना दिया है। और अब पता नहीं आगे जाके क्या क्या करेगा अर्नब गोस्वामी। सच में देखने वाली बात होगी कि अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता कितने लेवल तक गिर जाएगी, ये तो देखने वाली बात है। कहा जाता है कि अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत के खिलाफ जो है कुछ कंप्लेन दायर की गई है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और जो भी सरकार की पॉलिसीज है, बताया कि मोदी सरकार ने 198 योजनाएं लाई थी, जिसमें से आज तक एक भी योजना सफल नहीं हुई। सिर्फ एक मनरेगा योजना जो कांग्रेस की योजना है वही आज जो है मंदी के दौर में चल रही है। उसी की वजह से जो है हमारे देश में रोजगार के नाम पे नीतीश कुमार जी भी चिल्ला रहे हैं, योगी जी भी चिल्ला रहे हैं, मोदी जी भी चिल्ला रहे हैं। तीनों की तीनों जो है मनरेगा के नाम पे चिल्ला रहे हैं, जबकि मनरेगा कांग्रेस की योजना है। मोदी सरकार ने 198 योजनाएं लाई है सिर्फ लेकिन उसकी पब्लिसिटी करके जो है पब्लिसिटी 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 करके ही पैसा खर्चा किया है। पब्लिसिटी में इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया कि अब सरकार के पास पैसे ही नहीं है। तो आप जितने की योजना नहीं लाते उससे ज्यादा का आप खर्चा कर देते हो। तो ये जो है मोदी सरकार की पुरानी पॉलिसी है और हमारी इकोनॉमी गुड शेप में नहीं है। जबकि हमारे पड़ोसी जो है नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाइना है, अफगानिस्तान है, इन सभी जगहों में भी कोविड-19 का उतना ही प्रकोप देखने को मिलता है। मगर फिर भी वहां पर इकोनॉमी इतनी नहीं गिरी है। हम बात करते हैं कि जापान की इकोनॉमी गिर गई है, मगर जापान की इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट पे टिकी है। जिस दिन एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगे जापान की इकोनॉमी फिर से बहाल हो जाएगी। हमारे साथ में ऐसा नहीं है। हमें इंडियन इंडस्ट्री को संरक्षण देना चाहिए। आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पे 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के बर्थडे पे हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दिवस मनाया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट दिवस मनाया जाएगा। बच्चे जो अपनी डिग्रियां और अपने जो भी एग्जाम के सर्टिफिकेट्स है, जो उनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स है, उनकी फोटोकॉपीज लेके वो जलाएंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था, बताया जा रहा है मोदी जी का जन्म सुबह 11 बजे हुआ था। तो 17 तारीख को पहले 11 बजे मूवमेंट निकलेगा और शाम को 17 बजे मतलब 5 बजे शाम को ये सारे डॉक्यूमेंट जो है 11 बजे से 5 बजे तक का मूवमेंट है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप पता कर लीजिए। और आपके साथ में जो अनएम्प्लॉयड बच्चे होंगे, जो युवा होंगे, जो नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं, जो युवा जो नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और जो जिनको नौकरियों की सख्त आवश्यकता है, उन युवाओं को आप इस मूवमेंट जो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन था, उस तरीके से मोदी भगाओ आंदोलन शायद बनने वाला है, जो गांधी जी का आखिरी आंदोलन था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये शायद बच्चों का आखिरी आंदोलन होगा, क्योंकि इसके पहले भी 2 आंदोलन बच्चे कर चुके हैं। इसके पहले ट्विटर के आपने देखे बच्चों ने ट्विटर पे कितनी ज्यादा बहस छेड़ दी। उसके बाद में आप देखते हैं कि बच्चों ने परसों जो है इतने दिए विए जलाए। और इसके पहले एक दिन पहले थाली वाली बजाई थी। तो अब बच्चे जो है अपने लग गए हैं और युवाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मीडिया कवरेज नहीं दे रहा है, ट्विटर कवरेज नहीं दे रहा है। कहीं पर भी युवाओं के ट्रेंड्स को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। ये आईटी सेल करने में मास्टर है। जहां मोदी जी के मन की बात में डिसलाइक्स बढ़ने लगे तो डिसलाइक का बटन ही गायब कर दिया गया। अब बच्चों ने मूवमेंट्स चलाए तो तीनों मूवमेंट्स में जो है जो भी बच्चों की शिकायतें हैं उसको कहीं ना कहीं उसको सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। बच्चों के मूवमेंट में जो बच्चों का मूवमेंट में आंदोलन में बच्चों के हिंदी में कहूँ तो रोका जा रहा है उनको। और बच्चे बहुत परेशान है कि वो जो भी मूवमेंट चला रहे हैं वो हाईलाइट नहीं हो पा रहे किसी वजह से। वजह आपको पता है कि आईटी सेल ऐसा करने में मास्टर है। जहां मोदी जी के डिसलाइक आए तो मोदी जी के डिसलाइक्स में डिसलाइक का बटन ही गायब कर दिया गया। मोदी जी के डिसलाइक्स में जो है लगातार आप देखेंगे कि इतने ज्यादा डिसलाइक थे कि
बिल्कुल जी घबराने लग गया है ना, हार्ट अटैक टाइप से आ गया बीजेपी के नेताओं को। और बीजेपी की जो सोशल मीडिया के साथ में जो गठजोड़ की जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। उसके बाद योगी जी के भाषणों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार जी के भाषण भी मुश्किल से 2-4 हजार लोगों ने देखे, और 26-27 लाख लोगों का रियल टाइम में देखने का जो ख्वाब था वो जो है ख्वाब मिट्टी में मिल गया, और ख्वाब जो है खत्म हो गया। जिसमें नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हमने हर महीने 10 लाख जॉब दी है, और 10 लाख जॉब पता चला कि वो मनरेगा की बात कर रहे थे। मनरेगा का भी मैं आपको बता दूं कि 1 लाख करोड़ का जो मनरेगा का बजट है वो अगर हम देखेंगे कि 14 करोड़ लोगों को नौकरियां मनरेगा के थ्रू दी जाती है, तो 1 लाख करोड़ उसमें सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि 1 लाख करोड़ के बजट रखने पे सिर्फ अगर उनको 14 करोड़ लोगों को अगर नौकरियां दी जाए, सारे लोगों को नौकरियां दी जाए, तो भी 35 रुपए पर डे बनता है। जबकि मनरेगा में सरकार कहती है कि सरकार 240 रुपए पर डे दे रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे सारा सिस्टम उठा के, अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे, अगर आप गणित की भाषा में कहते हैं कि आप जोड़ घटाना या गुणा भाग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर किसी को 30 से 35 रुपए ही मिल रहे हैं। या तो आप कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, या एम्प्लॉयमेंट सबको देके आप पैसे कम दे रहे हैं। कुछ ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है जो सरकार बताती नहीं है, जो कोई पूछता भी नहीं है, और ना लोगों को इंटरेस्ट है पूछने में। मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरों की लाइफ में भला मीडिया को, भला दिल्ली में बैठे हुए चैनल्स को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? दिहाड़ी मजदूरों के घर में अगर चूल्हा ना जले तो हमें आप में कितने लोगों को इंटरेस्ट होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि दिहाड़ी मजदूरों के घर में चूल्हा जले? ऑलमोस्ट कोई भी नहीं। लेकिन हमें लगता है कि अगर मजदूर है, अगर हमें लगता है कि मजदूरों की प्रॉब्लम्स है, तो उनके सोल्यूशंस भी कहीं ना कहीं होने चाहिए। मजदूरों की प्रॉब्लम्स को हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए मजदूरों की प्रॉब्लम्स में, और हमें मजदूरों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि ये हमारे यहाँ का अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है, हमारे देश का, हमारे भारत का अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है जो हमें, हमारी जीडीपी को मेंटेन करता है। 2009-2008 में जो मंदियां आई थी, उस समय पे हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही हमें प्रोटेक्ट किया करता था। तो बच्चों के जो मूवमेंट आए हैं, बच्चों के जो आंदोलन आए हैं, अभी तीसरा आंदोलन 17 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई है, विदेशी कपड़ों की आप होली जला लीजिए, और इसी तरह से बच्चों ने भी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जलाने की बात सामने लाई है। और ये किसी राजनीतिक दल से प्रभावित नहीं है, राजनीतिक दल से इन्फ्लुएंस नहीं है ये मूवमेंट। किसी रिटायर आईएएस ऑफिसर ने या कुछ रिटायर सरकारी नौकरी वाले जो है जेंटलमैन ने ये मूवमेंट शुरू करने की प्रेरणा बच्चों को दी है। और ये किसी भी विपक्ष से जो है प्रभावित नहीं है, किसी भी विपक्षी पार्टी से प्रभावित नहीं है ये। और ये आपको साफ तौर पे देखने के लिए मिलेगा जब आप साफ तौर पे आप 17 तारीख को देखेंगे, सुबह 11 बजे से आपको 5 बजे तक की जो आपको शान और शौकत पूरी दिखेगी बच्चों की, आपको देखते में समझ में आ जाएगा कि ये जो है बच्चे वास्तव में हमारे देश के बहुत परेशान है, हमारे युवा वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान है। और ये चीज जो है आप समझेंगे और आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ के युवा किस तरीके से परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। कोई माने चाहे ना माने, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ के युवा, तो युवा हमारे यहाँ के युवाओं के मम्मी, युवाओं के डैडी, युवाओं के भाई बहन, और लगभग पूरा ही घर परेशान है लॉकडाउन के चलते। इतना सख्ती का लॉकडाउन था कि हमारे यहाँ की सरकार को ये पता ही नहीं कि देश कैसे चलाया जाता है। देश चलाने में और मुंह चलाने में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, और देश को किस तरीके से चलाना चाहिए, शायद ये काम जो है मोदी सरकार को नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं आपको जैसे पहले दिन से बता रही हूँ कि मोदी सरकार जो है वो फोटो ऑप्स की सरकार है। अगर गलती हो भी जाती है तो शायद सरकार आके सामने से माफी मांगती और फिर से काम सुचारू रूप से चलाया जा सकता था। ये जो मैं आपको मई की बात बता रही हूँ, जिस समय सर्वदलीय बैठक में 20-22 जून को जो सर्वदलीय बैठक हुई थी मोदी जी के, उसमें उन्होंने झूठ कहा था, ना कोई घुसाया ना घुसाया। जबकि 15 जून को हमारे 21 सैनिक जो है इंक्लूडिंग कमांडो जो है हमारे, उनकी शहादत हो गई थी। लेकिन मोदी जी लगातार झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते आ रहे थे, और अभी भी जो है चाइना मानने को तैयार नहीं। हालांकि एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को होकर आए हैं, और धमकी भरी और एक घुराहट से भरी बातचीत जो है चीनी विदेश मंत्रियों से, पाकिस्तान की विदेश मंत्रियों से एससीओ की मीटिंग में की गई है। लेकिन उसका चीन पे कोई असर पड़ता नहीं है, पड़ता नजर नहीं आता है। चीन ना कभी डरता है, ना कभी चीन को डराया जा सकता है। चीन जो है वो अपना मास्टरमाइंड है एक तरीके से। चीन जो है वो अपनी हरकतें अच्छी तरीके से जानता है, उसको क्या करना है। 1 मिनट मुझे टाइम देना, मुझे थोड़ा सा ये कमेंट वाला सेक्शन हटाना है।
तो चीन जो है मास्टरमाइंड है, उसको पता है कि उसे क्या करना है। और हमारे यहाँ पर हमारी हमारी सरकार को इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, और हमारे यहाँ की कंपनियों को, हमारे यहाँ की जो भी कंपनियां हैं, हमारे देश की जो भी कंपनियां हैं, हमारे देश की कंपनियों को संरक्षित करना चाहिए, एमएसएमईज में पैसे देना चाहिए। और विपक्ष का जो नया आंदोलन शुरू हो गया है कल से, राहुल गांधी जी ने युवाओं के लिए कल से नया आंदोलन शुरू किया है, स्पीक अप इंडिया। आपको पता है स्पीक अप इंडिया के बारे में? राहुल गांधी जी ने कल कल से शुरू किया है आंदोलन स्पीक अप इंडिया में। आप भी बोल सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। आपके नियर बाय जो भी मजिस्ट्रेट होंगे, जो भी आपके नेता होंगे, जिन किसी को भी आप जानते होंगे, आप ऑनलाइन जो है ईमेल आईडीज लेके आप देश के लिए बात कर सकते हैं, देश के फेवर में आप बात कर सकते हैं। तो इसकी स्पीक अप इंडिया जो है राहुल गांधी जी ने चलाया है मूवमेंट, और उसमें राहुल गांधी जी ने 3 बातें बताई है। कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 6 साल में नौकरियां जो है एकदम जीरो हो गई, हमारे देश में नौकरियां बची नहीं है। बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और एजुकेशन फीस जो है बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन तगड़ी होती जा रही है। उसमें भी जीएसटी लगा दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन में जीएसटी लगा दिया। अभिभावकों के जो है फीस भरते भरते नाक में दम हो जाते हैं, लेकिन जीएसटी हमारे यहाँ पे सरकार उस पर भी लगा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये तक बता दिया कि भारत की हालत इतनी बेकार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में लोग सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर्स, हमारे यहाँ के एक दो, द हिंदू या हिंदू एक्सप्रेस या टेलीग्राफ, हिंदू एक्सप्रेस या टेलीग्राफ आप पढ़िए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। टीवी बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि टीवी देखने से कंगना मंगना ये वो फलाना ऐसे करने में आप भीख मांगने लग जाओगे। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको भीख मांगने की जो है नौबत आ जाएगी। तो आप न्यूज चैनल्स बिल्कुल मत देखिए, ये सिर्फ आपका ब्रेन वॉश करेंगे। तो हाँ, मुद्दे पे लौटते कि राहुल गांधी जी ने कहा कि पिछले 6 सालों में मोदी जी ने रोजगार के बारे में बात ही नहीं की है। मोदी जी जो है रोजगारों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मोदी जी सिर्फ अमीरों की जेब भरने से देश की जीडीपी नहीं बढ़ सकती है। देश की जीडीपी तब बढ़ेगी जब आप गरीबों के अकाउंट में पैसा पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही बजट आता है, मोदी सरकार हर साल 60,000 से 1 लाख करोड़ तक अमीरों का जो है कर्जा माफ कर देती है। और जितनी भी पॉलिसीज होती है, जितनी भी नई स्कीम्स होती है, जो भी नई योजनाएं होती है, उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप मोदी जी के मित्रों का होता है। तो राहुल गांधी ने मोदी जी को उनके 15-20 मित्रों को छोड़ने की सलाह दे डाली है कि मोदी जी, आपके जो 15-20 मित्र हैं उनको आप छोड़ दीजिए, अपने 15-20 मित्रों को छोड़ दीजिए, और आप 15-20 मित्रों को अपने छोड़ के आगे आप देश की भलाई में काम कीजिए। आपके जो 15-20 मित्र हैं उनको आपने जितनी मदद की है उतनी काफी है, लेकिन आप थोड़ा देश के बारे में सोचिए। देश को बेचिए मत। आपने जंगल बेच दिए, आपने पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसने सरकार को इतना पैसा कमा के दिया है, आपने वो बेच दिए। आपने सरकारी एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स बेच दिए, और आपने जमीनें बेचने के कार्यक्रम शुरू कर दिए, आपने बैंकें बेच दी, आपने सब कुछ बेच दिया, देश में कुछ नहीं बचा। आपने रेलवेज तक बेचने की बात कर दी, अब मतलब बिकने वाली है रेलवेज ऑलमोस्ट। तो आप सब कुछ इतना ज्यादा बेच रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने 3 बातें जो कही, मैं आपको इसलिए डिटेलिंग बता रही हूँ कि आपको याद रहे मेरी बातें, इसलिए मैं आपको डिटेल कर करके बता रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पीक अप इंडिया में आप जो है अपनी आवाज उठा सकते हैं। स्पीक अप इंडिया के थ्रू आप जाके देश के लिए बोल सकते हैं। आप कहीं ना कहीं ईमेल आईडी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपके एरिया की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएम या नेताओं के या विधायकों के, पार्षदों के। आप उनको लिखिए, आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाइए। कम से कम 50 सेकेंड या 1 मिनट का वीडियो बनाइए और लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाइए, उन लोगों तक जो सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, जो आपकी बातों को सुन सके और समझ के अच्छी योजनाएं ले सके, अच्छे फैसले ले सके। मोदी जी ने जो 198 योजनाएं बनाई थी, सबकी सब फ्लॉप है, और मनरेगा ही जो है अभी फिलहाल सभी मनरेगा की ही बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस की योजना है। तो राहुल गांधी जी ने कहा, पहला कि मोदी जी, ये जो प्राइवेटाइजेशन आप करते हैं इसको बंद कर दीजिए, प्राइवेटाइजेशन करना छोड़ दीजिए। आप सरकार को अपनी यूनिट्स जो है, अपने अंडरटेकिंग्स जो है, या अपने अंडर में जो सरकार की चल रही है जो भी कंपनीज, उनकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और सरकार को खुद आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने भी बताया कि गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट आपको कैश ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी नहीं। तो
अगर डिमांड्स नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ की जीडीपी जो है वो अभी -24% जो है रिवाइज होके शायद 58% से भी ज्यादा आगे, ज्यादा की गिरावट है, -58% से भी ज्यादा की गिरावट है, ऐसा विशेषज्ञों का और प्रोफेसर्स का और रिसर्च स्कॉलर्स का मानना है। लेकिन मानने को मोदी जी तैयार नहीं रहेंगे, ये सबको मालूम है। और इंडीड बीजेपी सरकार तो इसको एक्ट ऑफ गॉड कह रही है, जबकि वो भूल गई है कि देश चलाना, जीडीपी को चलाना और इकोनॉमी को एक प्रॉपर शेप में मेंटेन करना जो है एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता है, सरकार का काम होता है। पाकिस्तान में सरकार जो है जीडीपी चला रही है, जीडीपी को मेंटेन कर रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका, सब जगह की इकोनॉमी सरकार चला रही है। चीन पॉजिटिव में है, अफगानिस्तान है, सब जगह की जो जीडीपी है वो सरकार चला रही है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। लेकिन हमारी सरकार जो है वो हर चीज को एक्ट ऑफ गॉड बोल रही है। निर्मला सीतारमन जी बोल रही है एक्ट ऑफ गॉड, जबकि उनके जो पति है प्रभाकर जी, उन्होंने खुद सरकार की द हिंदू में जो है सरकार की खुद निंदा की है। निर्मला सीतारमन जी के पति ने खुद बताया है कि अब तो कुछ कर लीजिए, जबकि उन्होंने अक्टूबर 2019 में भी सरकार की निंदा करते हुए उन्होंने द हिंदू में लेख लिखा था। उन्होंने वही मेंशन करते हुए अभी फिर लिखा है कि कम से कम अब तो कुछ कर लीजिए, अब तो देश के लिए कुछ कर लीजिए। लेकिन हमारी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, सरकार जस की तस बनी हुई है। उसके बाद तीसरा, एक तो गरीबों के अकाउंट में पैसे पहुंचाना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, प्राइवेटाइजेशन को बैन। नंबर 3, जो एमएसएमईज को पैसा प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि एमएसएमईज जो है देश की रीढ़ की हड्डी है और देश का युवा जो है आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, आशा की किरण से देख रहा है। एक आशा की लहर आपकी तरफ है युवाओं के अंदर। युवा चाहता है कि आप उनके लिए कुछ करिए। ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है कि असंगठित क्षेत्रों पे ध्यान देना चाहिए, दिहाड़ी मजदूरों पे ध्यान देना चाहिए, इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि हर किसी गरीब के घर में चूल्हा जल सके, हर किसी गरीब का जो है पेट भरा जा सके। ऐसी कुछ राहुल गांधी जी की कुछ सामने आई है, कुछ स्टेटमेंट्स जो अच्छी है, अपने आप में एक अच्छा संदेश है, अपने आप में अच्छी बात है। और राहुल गांधी जी इतना ज्यादा देश में जो है एक्टिवली विपक्ष की तरफ से काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं ऐसा लगता है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि विपक्ष के बाकी नेता तो कंगना वंगना में लगे हुए हैं। हालांकि शरद पवार जी ने बोला भी है कि इग्नोर द इग्नोरेंट, इग्नोरेंट्स को इग्नोर करना चाहिए और इग्नोरेंट्स को जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कंगना रनावत को भाव देकर आप अपनी वैल्यू ना कम करें, ऐसा शिवसेना को कहीं ना कहीं नसीहत दी है एनसीपी नेता शरद पवार ने। लेकिन अब मामला जो है शिवसेना ही कुछ कर सकती है, शिवसेना ही बता सकती है कि किसको भाव देना चाहती, किसको भाव नहीं देना चाहती। इसके बारे में शिवसेना ही कुछ कर पाएगी। और शिवसेना जो है अब अपनी जवाबदेही जो है, कंगना का घर जो कहते हैं कि 2 करोड़ का मूवेबल आइटम जो है खराब कर दिया गया है और ट्रेस पासिंग की गई है, उसके बारे में अब शिवसेना जवाबदेही है। देखते हैं शिवसेना की जवाबदेही क्या। शिवसेना ने कहा है वैसे नियमों के अधीन ही काम किया गया है, लेकिन देखते हैं। मगर ये चीज समझ में नहीं आ रही कि देश में जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है और इतनी सारी चीजें हैं और कम से कम 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जॉब गंवा चुके हैं और जो है देश में इतना ज्यादा बेहाली का माहौल है जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी मैगजीन्स, टाइम मैगजीन्स से लेकर तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगर छाप दिया है तो हमारे यहाँ की मीडिया सोई क्यों रहती है? कभी रिया के पीछे पड़ जाती है, कभी सुशांत सिंह के पीछे पड़ जाती है, कभी कंगना के पीछे, कभी राम मंदिर के पीछे। नए नए मुद्दे जो है निकल के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही है। अभी आज की खबर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना जो है लॉन्च कर दी है, जिसमें मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मछली के एक्सपोर्ट पे बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य संपदा योजना जो है वो 20,050 करोड़ रुपए मत्स्य संपदा योजना के तहत, और सरकार का टारगेट है कि इससे जो है वो 1 लाख करोड़ जो है वो कम से कम योजना में लगाए गए हैं और योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उसको कहा गया है। अच्छी बात है। मत्स्य संपदा योजना जो है में लगे हुए हैं, पर प्रधानमंत्री ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक दिन में 1 लाख कोविड के केसेस कैसे आ रहे हैं। एक दिन में 1 लाख कोविड के केसेस कब खत्म होंगे? ये कोविड कब खत्म होगा नहीं पता।
प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं कोविड कब खत्म होने वाला है, कोविड के कितने केसेस जो है एक दिन में आ रहे हैं, पता ही नहीं है इनको, राइट। तो और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो है सबसे ज्यादा कोविड के केसेस है, और अभी तक की जो हमारे यहाँ पे मौतें हैं वो 72,000 से ज्यादा हो गई है मौतें। और हमारे यहाँ पे हर 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोविड के पेशेंट्स निकल के आ रहे हैं। और वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अपने आप में आंकड़ा है, और इतना ज्यादा हम लोग तरक्की करें कि ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े दिनों में कोविड में हम अमेरिका को भी पीछे कर देंगे, क्योंकि अमेरिका में कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी रुकी हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं संक्रमण जो थोड़ा रुका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे इलेक्शंस के चलते और मेट्रोज भी खोल दिए, हालांकि मेट्रो में कोई सफर नहीं कर रहा है क्योंकि सबके उद्योग धंधे बंद है, तो मेट्रो में सफर करके करेगा कौन बंदा, इतना टिकट खर्चा करके कहाँ जाएगा, तो मेट्रो में कोई सफर करने को तैयार नहीं है। मगर मुंबई में जो दिल्ली मेट्रो है वो शुरू कर दी गई है। उसके बाद में खैर मुद्दे पे आते हैं, कोविड तो खैर सब लोगों को कोविड के साथ जीने की आदत पड़ चुकी है और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ पे हालांकि टेस्टिंग बढ़ी है, इसलिए शायद पेशेंट्स बढ़े होंगे। जिस दिन टेस्टिंग कम हो जाएगी, पेशेंट्स पहले जैसे कम हो जाएंगे, कोई पेशेंट्स के बारे में बात नहीं करेगा। पशुपालकों के लिए जो है, पशुपालक के पशुओं के पोषण के लिए, पशुओं के रोग के लिए, पशुओं के टीकाकरण के लिए, पशुओं के प्रशिक्षण के लिए, पशुओं के नस्ल के लिए प्रशिक्षण देना, पशुओं के खान पान रख रखाव का प्रशिक्षण देना, उसके लिए ई गोपाला ऐप जो है वो प्रधानमंत्री जी ने न्यू ऐप लॉन्च कर दिया गया है, और जिसमें इस लॉन्चिंग में ऑनलाइन इसकी लॉन्चिंग की गई है। ई गोपाला ऐप को ऑनलाइन लॉन्च किया गया है, और ई गोपाला ऑनलाइन ऐप को लॉन्च करने के समय वहां पर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री ऑनलाइन थे, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ऑनलाइन थे, और उसके बाद में मत्स्य पालन डेयरी पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन के जो मंत्री है हमारे, आपको पता होगा, जो गिरिराज सिंह है वो थे। आपको पता है बिहार में इलेक्शन है तो शायद बिहार के सारे नेता इसलिए थे। तो ऑनलाइन ये जो ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये मैं मुझे आपको बताएं। लेकिन कोविड की बात नहीं हो रही है, फिर से मैं आपको बता दूं कि कोविड की कोई बात नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पे वैक्सीन कब आएगी पता नहीं है, लेकिन कोविड शील्ड जो हमारे यहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी कोविड शील्ड की, वो रोक दिया गया है किसी वजह से, क्योंकि किसी पेशेंट पे साइड इफेक्ट इसके सामने समझ में आ रहे, तो उसकी जो कोविड शील्ड की जो टेस्टिंग है, कोविड शील्ड की टेस्टिंग को रोक दिया गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो इसकी टेस्टिंग करा रहा था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से रोक दिया। अभी फिलहाल जो मामला रुका पड़ा है, तो हमारे यहाँ पे कोविड का टीका कब आएगा, वैक्सीनेशन कब आएगा, उसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है, और उसके बारे में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि अभी जो है किसी भी देश में, जो हम लोग रूस की बात करें या अमेरिका की बात करें, सभी लोग जो है कश्मकश में है। कहीं ना कहीं जो है कोविड के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये टीके जो है वो असरकार नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि आरटीजीएस जो करके एक विषाणु था जो शिकागो केव्स में चाइना की यूनान प्रांत में था, उसका जो पहला पेशेंट, जीरो पेशेंट ही पता नहीं है किसी को, तो टीका बनाना ऐसे संबंध में आदि या अंत बिना, वायरस के आदि या अंत के बिना या पता लगाए टीका बनाना, बिना वायरस की क्वालिटीज को जाने पता लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो डिफिकल्टी का सामना कर रहे हैं, साइंटिस्ट टीका नहीं निकाल पा रहे हैं, साइंटिस्ट परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन ठीक है कि साइंटिस्ट जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से टीका बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज एक चैलेंज के रूप में निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं परेशानी चाइना की तरफ से पूरी दुनिया को निकल के आ रही है, जो पूरी दुनिया जो एक तरीके से समझ गई है कि चाइना जो है बहुत बड़ा परेशानी का सबब है, और हमेशा चाइना की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर होता है, कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड लेवल वॉर होता है, कहीं ना कहीं जो इस तरह से परमाणु वार के लिए चाइना धमकाते रहता है, कहीं ना कहीं चाइना जो है अननेसेसरी चीजों को लेकर धमकाते रहता है। और आज जो है चाइना की वजह से पूरी दुनिया की जो है इकोनॉमी गिर चुकी है, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का चक्का जाम हो गया है, सब जगह है जो है बदहाली का एक माहौल पूरे विश्व में चाइना की वजह से। तो ये चीज चाइना के
मंसूबे को साफ करता है। कहीं ना कहीं जो चाइना के मंसूबे जो है लोगों के सामने आ रहे हैं कि चाइना जो है इस तरह का देश है जिसकी वजह से हर क्षेत्र में, हर लेवल पे, हर स्तर पे कहीं ना कहीं जो है पूरे विश्व का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज लोगों को मतलब पूरे सभी देशों को, लगभग सारे ही देशों को ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि छोटे से छोटे देश में आप चले जाएंगे, छोटे से छोटे देश जिसका किसी ने नाम तक नहीं सुना है, वहां पर भी जो है चीनी वायरस ने अपना संक्रमण, अपनी जकड़ जो है बना रखी है। जो आप देखेंगे कोई ना कोई छोटा छोटा मोटा देश भी है वो भी इस वायरस की चपेट में है। और अभी देखते हैं कि हमारी सरकार कब तक कोविड-19 से निपटने के लिए आगे बढ़ पाती है। आप देखेंगे यूपी में आप देख लीजिए, और दिल्ली में आप देख लीजिए, लगातार पेशेंट्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। गुजरात में आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, जहां थोड़ी बहुत कमी आई थी पश्चिम बंगाल में और गुजरात में, लेकिन फिर से कोविड पेशेंट की जो है एक रफ्तार बढ़ती जा रही है और लगातार जो है हाँ, एक हाइक आ रहा है, लगातार जो है एक हाइक बढ़ते जा रहा है। तो आप देखते जाइए कि ये संक्रमण कितना तेज होता है और कितने लोगों की घर में बैठे बैठे मृत्यु हो जा रही है कोविड की वजह से। मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग अपनी सुरक्षा रखिए, डबल मास्क लगा के रखिए। चलिए अब देखते हैं, आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लग गया है और आरजेडी ने के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है रघुवंश प्रसाद, जो है रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनको रघुवंश बाबू भी कहते हैं, उन्होंने आरजेडी छोड़ने का फैसला बना लिया। ऐसे कहते हैं कि कोविड के चलते जब उनको पहले एडमिट किया गया था, फिर वो कोविड से ठीक हो गया, लेकिन फिर अभी स्वास्थ्य अनियमितता के चलते उनको एम्स में भर्ती किया गया है। और रघुवंश प्रसाद सिंह जो है, रघुवंश बाबू जिनको कहते हैं, उन्होंने आरजेडी छोड़ने का मन बना लिया है और 32 वर्ष तक उन्होंने आरजेडी के लिए काम किया। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी लालू प्रसाद के साथ में, वो कैबिनेट मंत्री थे, उनका जो दबदबा है बिहार में आरजेडी के लिए बहुत ही रसूख की बात थी। लेकिन अब उनको जो है अब किसी वजह से वो परेशान चल रहे थे और स्वास्थ्य सेवाओं के चलते, और वो नाराज भी थे आरजेडी से कि उनका कहीं ना कहीं मान जो उस तरह से नहीं रह गया था, तो परेशान भी थे। लेकिन इस पर लालू के एक लाल तेज प्रताप ने बताया कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकल जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया है। लेकिन एक लोटा पानी निकल जाए या इतने पुराने नेता निकल जाए और वो लोटा है या पानी है बताना बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया, मतलब पार्टी छोड़ रहे हैं, मन क्या बना लिया, उन्होंने लेटर लिख दिया। उनका लेटर जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है सब लोगों को, उनका जो लेटर है, उन्होंने लालू प्रसाद जी को लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने बताया कि वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा पार्टी के साथ में खड़े रहे हैं 32 सालों से, लेकिन अब वो इस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। और वो जो है बताया जा रहा है कि दूसरी बार इस पूरे कोरोना काल में दूसरी बार जो है वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है। तो खैर, कल अंबाला में जो है आप देखते हैं कि सर्वधर्म पूजा की गई। किसकी? राफेल विमानों की सर्वधर्म पूजा की गई। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों ही तरीके से जो है राफेल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। राफेल का जो इंडक्शन है वो बड़े भव्यता के साथ में किया गया, और जो मैंने आपको बताया नहीं है कल वीडियो में भी। और राफेल का जो पूरा जो एयर शो किया गया, उसके बाद में लैंडिंग के बाद में एयर शो के बाद में जब लैंडिंग हुई तो वाटर कैनन की सल्यूट दी गई, वाटर कैनन की सलामी दी गई। तो उसके बाद में फ्रांस की रक्षा मंत्री जो है फ्लोरेंस पार्ले, वो भी आई हुई थी वहां पर। और राफेल 5 लड़ाकू विमान है, और हम लोग जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे बता रहे हैं रक्षा मंत्री इस तरीके से भाषण दे रहे हैं कि न जाने क्या बाबा जी की बूटी हाथ लग गई है। और राफेल से 5 राफेलों के आने से आपको पता है कि चाइना जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, जिनके पास में पता नहीं राफेल से भी उमदा न जाने कितने ही सैकड़ों फाइटर जेट्स है और फाइटर विमान है, और हम लोग सिर्फ राफेल के आने से ऐसा भव्य आयोजन कर रहे हैं और इतना भीड़ भड़का हो रहा है कोरोना के चलते और कोविड के चलते, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि हमारी सेना में 12 क्वाड्रेंट्स कम है, और रक्षा बजट्स में ऑलरेडी कमी की गई है निर्मला सीतारमन द्वारा इस बजट सत्र में, और आर्मी का बजट कम कर दिया है इस बजट सत्र में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पास में कौन कौन से विमान है। तो रूस का जो है सुकोई 30 MKI, रूस से हमने मंगाया है सुकोई 30 MKI। उसके बाद में
तेजस हमारे पास में है, जो तेजस हमने 40,000 करोड़ में HAL से खरीदा था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL से हमने तेजस जो है 40,000 करोड़ में हमने तेजस खरीदे थे। उसके बाद में हमारे पास में फ्रांस का मिराज 2000 जो है हमारे पास में, फ्रांस का मिराज 2000 हमारे पास में है। उसके बाद में मिग 29 जो है, सॉरी मिग 29 हमारे पास में है। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है फास्ट बोलने में, तो मिग 29 हमारे पास में है। उसके बाद में ब्रिटेन का जगुआर प्लेन हमारे पास में है, लेकिन क्वाड्रेंट्स थोड़े से कम है, लेकिन ठीक है हमारे पास में जगुआर ब्रिटेन का भी है। तो ये बताते हैं रक्षा मंत्री जी की इस तरीके से राफेल का आना हमारे देश में हमारे फ्रांस के साथ में प्रगाढ़ रिश्तों को दर्शाता है, हमारे फ्रांस के साथ में अच्छे रिश्तों को बताता है और जिसके ऊपर हमें गर्व है। अच्छी बात है, जो है बड़ी खुशी की बात है कि इस बार इतना शोर शराबा राफेल का किया गया, जो पुराने समय में कभी नहीं किया गया। इसके पहले जॉर्ज फर्नांडिस के समय भी सुकोई 30 MKI आई थी, लेकिन इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं किया, इतना भव्य आंदोलन, इतना आडंबर जो है, मैंने आपको जिस तरीके से बताया है कि मोदी सरकार नॉर्मली करती है तो बहुत ज्यादा आडंबर है। तो खैर देखते हैं कि क्या हम लोग कितने महान फाइटर जो है युद्ध भूमि में बन पाते हैं, रणनीति में बन पाते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि कहीं पर एक मैंने फोटो देखा था जिसमें एक कंकाल जो है कटोरा लेके बैठा था, और किसी ने, बहुत कॉमेडी है, फनी है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और उसमें कंकाल जो है फकीर की तरीके से कटोरा लेके, कंकाल बैठा था, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन कंकाल बैठा था जिसका मुंह खुला हुआ है और पेट अंदर धंसा हुआ है, और कह रहे थे, आप समझ सकते हैं मेरे कनेक्शन इज ओके। तो एक बंदे ने लिखा था कि सुना लोहार को लोहार को लोहा पकड़ाया तो हथौड़ा बना दिया, मगर फकीर को देश पकड़ाया तो कटोरा थमा दिया। आप समझ गए होंगे खैर मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए तो मैंने किया, उसका कोई मतलब मैं निकालना नहीं चाहूंगी, आप लोग भी इसका मतलब ना निकालें। तो यही है कि सुनार को सोना पकड़ाया, लोहार को लोहा पकड़ाया, उन्होंने पता नहीं कुछ भी बना दिया XYZ, मगर फकीर को देश पकड़ाया। तो ये तीसरी लाइन थोड़ी सी महत्वपूर्ण है कि फकीर को देश पकड़ाया देश टिकाया दिया या जो भी, तो उसने फकीर को देश दिया, तो उसने कटोरा पकड़ा दिया। तो ठीक है मतलब, और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर जो निकल के आ रही है, यूपी से निकल के आ रही है कि PPE किट, कोरोना जो इतना ज्यादा तेजी पे चल रहा है, रोज के 1 लाख पेशेंट आ रहे हैं, और 90, कल भी 90, 24 घंटों में 95,000 से ऊपर के पेशेंट थे, आज भी 96,000 से ऊपर के पेशेंट है, 97,000 है बल्कि। और उस बीच में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है PPE किट्स का, वो यूपी से सामने निकल के आ रहा है। और टेलीग्राफ की खबर है कि वी वांट रिटर्न ऑफ नॉर्मल लाइफ, हम क्या क्या चाहते हैं, हम रिटर्न ऑफ नॉर्मल लाइफ चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इलेक्शन के चलते जो है एक तरीके से बीजेपी का एजेंडा सब जगह चल रहा है, सारे सारे राज्यों में चल रहा है, बंगाल में जंगल राज चल रहा है, यूपी में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, और घोटाले सब जगह चल रहे हैं, PPE किट्स में घोटाले हैं। संजय सिंह ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी के घोटाले के बारे में पूरी जानकारी दी कि यूपी में 2.5 महीने से घोटाले चल रहे थे। मतलब बताइए, लोग मर रहे हैं लगातार, इतनी ज्यादा मौतें हो रही है, कोई कैसे इतना नीचे गिर के कोई कैसे इतने सारे घोटाले कर सकता है। और ये संजय सिंह की रिपोर्ट है, संजय सिंह बताते हैं कि PPE किट्स में बहुत ज्यादा घोटाले जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, और STA का एक गठन अब किया गया जो इस सब मामलों में जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। स्वास्थ्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री और 75 जिलों के अधिकारी, जब 75 जिलों में ये सारे घोटाले ऑलमोस्ट सारे ही जिलों में चल रहे थे, तो ये सारे लोग क्या कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे, पंचायती राज मंत्री क्या कर रहे थे, जिलाधिकारी क्या कर रहे थे,
तो ये सारी बातें एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम या मंत्री ही करप्ट होंगे, कहीं ना कहीं करप्शन होगा, जो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग होंगे जिन जो करप्शन करके जो है अपने आप को सेफ मानते हैं यूपी में। तो ये चीज समझ समझ में आ रही है कि कैसे लोग करप्शन करके अपने आप को यूपी में सेफ मान सकते हैं। और ये बहुत 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 दिल दहला देने वाली खबर है कि यूपी में लोग करप्शन करके इतना सेफ हमेशा समझे जाते हैं और अपने आप को इतना सेफ समझ लेते हैं कि कोई डर नहीं है। अभी मैंने आपको परसों भी बताया था कि खुलेआम 40 लोग बैठे हुए हैं बस में, खुलेआम जो है 40 लोगों के होते हुए भी जबरदस्ती खुलेआम रेप का जो है सीन हो जाता है, रेप की घटना हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं है, खुलेआम सब कुछ चल रहा है। मतलब आप देखिए किस तरह से हिम्मत जो है वो बढ़ती जा रही है यूपी में। रोज लड़कियों के रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है। अब देखिए कोरोना का इतना ज्यादा माहौल है, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, इतना ज्यादा माहौल है कोरोना का, और इसके बीच में पीपी किट का फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो सारे ही जो बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये बताया कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है और एक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। एक एक तबके में बिहार में, पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, और कहीं पर कुछ, मतलब सब तरफ ही जो है एक माहौल जो है वो बद से बदतर दिखाई दे रहा है। और अभी भी हमारे देश में जो है 20,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस जो है कोविड के है पर डे। एक्टिव केसेस जो है कोविड के माने जा रहे हैं, और कोरोना के जो टेस्ट है वो इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं हमारे देश में जितने होने चाहिए थे। तो इसीलिए परेशानियां निकल के आ रही है, क्योंकि जितने हमारे यहाँ पर केसेस थे उतने नहीं निकल के आ रहे। सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर ये है कि 9:09 पे 9 तारीख को जो अखिलेश यादव जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं और हमारे आरजेडी के नेता जो तेजस्वी यादव, उनके द्वारा किया हुआ जो मिशन था, जो उनके द्वारा की हुई मुहिम थी लाइटें जलाने की, दिए जलाने की, वो सक्सेसफुल साबित हो रही है, जिसमें राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और भी कई बड़े नेताओं ने इसका समर्थन किया था और हरी झंडी दिखाई थी इस मामले में। और बताया जाता है कि क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग बड़े आलिशान तरीके से रह रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग बड़े शान और शौकत से रह रहे हैं, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आपके समय में, आपके काल में देश को क्या हो रहा है। और सबके घरों में लगभग अंधेरा है। मतलब ये अंधेरा जो है एक उपमा दी गई है अंधेरे के। अंधेरे का मतलब है कि जहां पर कुछ भी सही ना हो, जहां पर कुछ भी बराबर ना हो, तो इस तरीके से अंधेरा बताया गया है कि हाँ, मतलब युवा जो है परेशान है, मजबूर है, लाचार है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गो कोरोना के नाम पर हम लोगों से रात 9 बजे ताली थाली बजवाई थी, और जिस तरीके से गो कोरोना हमको एक कार्टून बना दिया था कि कोरोना का इलाज एक कार्टून बन के संभव, हम लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि कोरोना का इलाज जो है कार्टून बन के संभव है, और हम लोगों ने ताली थाली बजाई थी और बड़े नाटक हुए थे, बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा था हम लोगों को। और बहुत शोर शराबा था, लोग इकट्ठे जुट गए थे भीड़ों में, जब 400 के कोरोना थे, 400 या 500 कोरोना के पेशेंट थे या संक्रमित लोग थे कोरोना के। लेकिन अब जो है, जब मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद में अब जब है कोरोना के 1 लाख के पेशेंट रोज मिल रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा के संक्रमित पेशेंट रोज मिल रहे हैं, तो कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, ना स्वास्थ्य मंत्री, ना विदेश मंत्री, ना रक्षा मंत्री, ना गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री, कोई भी जो है इस बारे में ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई भी इस बारे में लिख नहीं रहा है, कोई भी इस बारे में बात तक करने को तैयार नहीं है, ना ही चाइना के बारे में कोई बात करना चाहता है। तो इस तरह की जो चीजें है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपनी मम्मी राबड़ी देवी के साथ में छत पे लालटेन जलाया, और अखिलेश यादव ने साइकिल के साथ में वो कैंडल जलाया, जो काफी सक्सेसफुल रहा। हालांकि कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी ने काफी क्राउड इकट्ठा करने की कोशिश की अपने फालतू के बयानबाजी से, लेकिन उनके क्राउड का कोई फर्क, उनके जो बयानबाजी फालतू की, उनकी बेतुकी जो चीजें ट्विटर पे और चैनल्स पे चल रही है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देश की युवाओं के, देश की जनता को, जो देश के जो जोशीले नौजवान है, उनको पड़ा नहीं है कि कौन सी कंगना, कौन सा मंगना, ना क्या, उनको कुछ नहीं पड़ा। उनको बस अपनी जॉब्स चाहिए, उनको अपने माँ बाप का ख्याल रखना है,
उनको अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। जैसे मोदी जी 6 साल पहले बोला करते थे कि युवाओं की नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, युवा अपने पेरेंट्स के साथ रह सके, अपने क्षेत्र में उनके लिए इसलिए नौकरी होनी चाहिए, उनका क्षेत्र डेवलप करना है, उनके क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। अभी सारे ही क्षेत्र लगभग टाई टाई फिश हो गई है, सब जगह क्षेत्र खत्म हो गए हैं, सभी क्षेत्रों में नौकरियां खत्म हो गई है। युवा जो परेशान है, एग्जाम दे दे के परेशान है, सरकार ना तो एग्जाम लेने को तैयार है, ना ही सरकार जो है नौकरियां देने को तैयार है। लेकिन मोदी जी जो आज से 6 साल पहले के भाषण उठा के देखेंगे तो मोदी जी कहेंगे कि हम युवाओं को चाहते हैं अपने क्षेत्र में नौकरी मिले, ताकि वो माँ बाप के साथ वक्त गुजार सके, माँ बाप की सेवा कर सके, ये कर सके, फलाना कर सके। लेकिन अब तो नौकरियां बिल्कुल खत्म सी हो गई है, और युवाओं को कोई मतलब नहीं है कि कंगना का क्या हो रहा है, रिया का क्या हो रहा है, अर्नब गोस्वामी कितना चिल्ला रहा है, कितनी ज्यादा बदतमीजी की हद पर उतर कर आ गया है। युवाओं को मतलब है अपनी नौकरी से, अपने अपने उद्योग धंधों से जो उनके पास में खत्म होते नजर आ रहे हैं, एमएसएमईज खत्म होती नजर आ रही है हमारे देश में। लोगों को सिर्फ उनसे मतलब है, लोगों को नहीं मतलब है कि अर्नब गोस्वामी कितना डाइवर्जन कर रहा है, कितनी टीआरपी वसूल कर रहा है, कितना लोगों का ध्यान बांट रहा है। तो ये एक जो है जो फ्लैग